हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मैं मोहम्मद रहीम आज एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। इसके पहले हमने भारत में जो भी अरब और तुर्क आक्रमण हुए थे उसके बारे में चर्चा कर दिया। हमने भारत में इस्लाम के उदय के बारे में भी चर्चा कर दिया। हमने इतिहास के सभी विभाजनों को भी विभाजित करके आपको पिछले लेक्चर में सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत। हमने दिल्ली सल्तनत को भी ओवरऑल एक ट्रिक के माध्यम से पूरी आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है कि दिल्ली सल्तनत में किन किन राजवंशों ने शासन किया था, ठीक है, कब कब किया था, उनका सही क्रम क्या है, उनके फाउंडर कौन है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में सारा चीज़ आपको क्लियर कर दिया है। हाँ, उनको एक ट्रिक के माध्यम से, एक ट्रिक के द्वारा आपको आसान भाषा में समझाने का भी प्रयास किया है। तो उस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा, ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत में किन किन राजवंशों ने कब कब शासन किया था और उसके फाउंडर या उसके संस्थापक कौन है। दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला राजा कौन था और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम राजा कौन था। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो जो ट्रिक हमने बताया है उस ट्रिक को एक बार मैं फिर से मौखिक आपके सामने मैं रख देता हूं कि वो ट्रिक है, यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है, तो उसके लिए आप आसान भाषा में, बोलचाल की भाषा में, जो कि गांव में या दोस्तों में ज़्यादातर उस भाषा का यूज किया जाता है, और वो भाषा है देख तू साले मुझे, देख तू साले मुझे, ठीक है, देख तू साले मुझे, ठीक है। ये क्या है, ये दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम है। अब इनके फाउंडर कौन है इसके बारे में अगर लिखना है तो हम लिखेंगे क्या कि कुत्ता जल गया खा लो बाबर। कोई नाराज मत होना जी, बाबर नाम का जो भी होगा ये एजुकेशन है, एक ट्रिक है, ट्रिक के ही हिसाब से इसको देखिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि गोजी डंडा लेके मेरे घर के बाहर आके खड़े हो जाओ। हाँ जी, ठीक है। अब आई थिंक आपको शायद पता चल ही गया होगा कि इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, आप बस ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। आप ऐसे में समझ लीजिए कि किसका क्या मतलब है। हाँ, दीक्ष हो जाएगा दास वंश, दास वंश मतलब गुलाम वंश, गुलाम को ही हम मामलुक वंश बोलते हैं, ठीक है। खस हो जाएगा खिलजी वंश, तुस हो जाएगा तुगलक वंश, सस हो जाएगा सैयद वंश, लस हो जाएगा लोधी वंश। और ये जो है ना, ये हम इसलिए इसको, क्योंकि सेंटेंस अधूरा लग रहा था, और दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि दिल्ली सल्तनत के बाद फिर कौन आते हैं, दिल्ली सल्तनत का अंत होने के बाद फिर कौन सा राजवंश आता है। तो ऐसा तो नहीं कि दिल्ली सल्तनत पे या दिल्ली पे शासन करने वाले लोग ही अब नहीं थे, ठीक है, मगर उनको दिल्ली सल्तनत में नहीं रखा गया है, क्योंकि इनमें जितने लोगों ने स्टार्टिंग में 5 राजवंशों ने शासन किया था उनका जो मेन केंद्र जो था वो दिल्ली था, मगर जो उसके बाद अगला जो डायनेस्टी आता है वो मुगल होता है, और मुगलों का मेन जो केंद्र होता है वो होता है आगरा, ठीक है। तो इसके बाद ये जो मुंह देख रहे हैं आप, मेरा नहीं, यहाँ पे जो लिखा हुआ मुझे, यहाँ पे मुंह से हो जाएगा मुगल वंश, मुंह से क्या हो जाएगा मुगल वंश, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया मुगल वंश। अच्छा, अब इनकी शासकों को आपको याद रखना है, तो बस एकदम सीधा आपको लाकर किससे क्या कर देना है, मैच करा देना है। पहले को पहले से, दूसरे को सो इसको इससे नहीं करना, हट जा भैया, इनको इससे नहीं करना है। ये हो गया, द को लाना है इस पे, उसके बाद इसको लाना है इस पे, इसको लाना है इस पे, ठीक है, और इसको लाना है इस पे, और तुम नीचे से चले जाओ भाई, रास्ता नहीं है, ये इस पे, ठीक है। तो ये कुछ फिगर्स बनेंगे। तो हावड़ा का ब्रिज लग रहा है, ठीक है। तो देखो, यानी कि दास वंश का फाउंडर कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखो, कुत्ता से हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी, गया से हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, खास हो जाएगा खिज्र खां, और लोस हो जाएगा बहलोल लोदी, यानी कि लोदी, ठीक है।
खिज्र कहाँ, बहलोल लोदी, और बाबर तो बाबर ही है। ठीक है, तो ये इस तरह का ट्रिक है, आप इसको आसान भाषा में समझ लीजिएगा, याद करने और रटने की जरूरत नहीं है। आप अपने दोस्तों के साथ इस तरह का नॉर्मली बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि यही दिल्ली सल्तनत में थे। स्टार्टिंग के ये जो 5 है, इन्हीं को दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत रखा गया है। ये दिल्ली सल्तनत जो मुगल है वो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। सब मिल जाएगा इसके पीछे, पूरा लिखे हुए हैं ट्रिक। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ पर याद करेंगे तुम्हें याद। हाँ जी, चलिए दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत, ठीक है, मालूम हो गया आपको दिल्ली सल्तनत में किन किन लोगों ने शासन किया था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में जो पहला राजवंश होता है वो होता है कौन सा, गुलाम। कौन सा होता है, गुलाम। इसी गुलाम को हम और किस नाम से जानते हैं, दास। इसी दास को हम और किस नाम से जानते हैं, अगर अंग्रेजी में बात करें तो ये है स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, इसी को हम और किसके नाम से जानते हैं, तो इसको हम आदि तुर्क के नाम से भी जानते हैं, आदि तुर्क के नाम से जानते हैं। और इसका जो सबसे मतलब सटीक नाम है वो है मामलुक वंश। कौन सा है, मामलुक वंश। ठीक है, अब मामलुक का अर्थ क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा। मामलुक का मतलब होता है स्वतंत्र मां से जन्मा हुआ संतान। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने मतलब कि बिना गुलामी, यानी कि जिनके माँ बाप किसी का गुलाम नहीं है, किसी का दास नहीं है, किसी की दासता के अंदर वर्क नहीं करती हैं, ठीक है, तो ऐसे माँ बाप से जन्मे हुए संतान को हम क्या कहते हैं, मामलुक। ठीक है, मामलुक। तो दिल्ली सल्तनत में जिस आधार पे स्टार्टिंग के इतिहासकारों ने गुलाम या दास का नाम इसको दिया था, तो वो दरअसल वर्तमान इतिहासकारों के हिसाब से वो क्या है, गलत है। गलत क्या है, वर्तमान का मतलब इस समय के इतिहासकार नहीं, मतलब कि उसके बाद जब चीजों के बारे में पता चला। ठीक है, तो गुलाम या दास का मतलब यह है कि वो किसी के गुलाम या दास थे, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश जो थे ये शासक बनने से पहले इनको उनकी गुलामी, उनकी दासता से मुक्त कर दिया गया था। जब उनको दासता से मुक्त कर दिया था तो ऐसे में इनको गुलाम या दास नाम देना जो है सही नहीं है। दूसरी चीज अगर ये वैसे नहीं भी अगर मुक्त होते, अगर वो दास या गुलाम रहे भी होते, तो इल्तुतमिश के बाद उनके पुत्र, उनके उत्तराधिकारियों या उनके लोगों के द्वारा आगे का शासन प्रारंभ होता है, तो ऐसे में भी हम उसको गुलाम या दास नहीं कर सकते। पूरी दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश था उसमें 11 शासकों ने मिलकर 84 वर्षों तक शासन किया था, और इन 11 शासकों में स्टार्टिंग के 2 ही लोग गुलाम थे। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। ठीक है, उसके बाद बलबन लास्ट में है। तो हम 2-3 की वजह से पूरे डायनेस्टी को गुलाम तो नहीं कर सकते, दास तो नहीं कर सकते, तो इसलिए उसका जो सही नाम है, परफेक्ट नाम है, वो कौन सा है, मामलुक वंश, मामलुक डायनेस्टी। ठीक है, चलिए अब आते हैं। अभी अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अच्छा एक चीज और ये जान लीजिए दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली जो है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले अगर हम बात करें कि दिल्ली क्या है और कहां से ये आया था, तो दिल्ली को प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसको हस्तिनापुर से भी वर्णन करते हैं। ठीक है, तो दिल्ली का प्राचीन नाम या महाभारत कालीन नाम क्या था, तो इंद्रप्रस्थ था। ठीक है, इसके बाद इंद्रप्रस्थ के बाद इसको ढेलही, और ढेलही से फिर इसको दिल्ली में कन्वर्ट किया गया। दिल्ली इसको नाम देने वाला या दिल्ली की स्थापना करने वाला तोमर वंशीय राजा अनंगपाल थे। कौन थे, तोमर वंशीय राजा, यानी तोमर वंश के जो राजा थे उनका नाम था अनंगपाल। अनंगपाल लिख लोगे ना, अनंगपाल। ये किस वंश के थे, तोमर वंश के थे। ये तोमर वंश के थे। तोमर वंशीय राजा अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना की। उसके बाद 1911 में जब भारत में आए थे कौन, जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम, तो जॉर्ज पंचम के आगमन में दिल्ली दरबार लगा हुआ था उनके भव्य स्वागत के लिए। ठीक है, और इसमें इन्होंने ऐलान कर दिया क्या कि अब से भारत की राजधानी कलकत्ता ना होकर क्या होगा,
दिल्ली होगा। कब ऐलान किया था? 1911 में। और 1912 में हमारे भारत की जो राजधानी है वो कहां पे कन्वर्ट कर दिया गया? दिल्ली, यानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये स्टार्टिंग का एक छोटा सा बेसिक जो है दिल्ली का इतिहास है। ठीक है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक, चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा शेर कि वो खुद ही जान लेते हैं बुलंदी आसमान की, वो खुद ही जान लेते हैं बुलंदी आसमान की, परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ान की। तो अगर आप परिंदा है तो आपको किसी के तालीम की कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुद सक्षम है अपने लक्ष्य, अपने बनाए हुए जो भी आपका एम है उसको पाने के लिए और उसकी अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, लक्ष्य आपका जरूर मिलेगा। याद रखिएगा, बिना लक्ष्य का पढ़ाई उसी प्रकार है जिस प्रकार हवा में मारा गया तीर, जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। जैसे आपने भगवान अर्जुन के बारे में सुना होगा कि भगवान अर्जुन को एक सभा में लोग बड़े बड़े धनुधर, बड़े बड़े तीरंदाज आए हुए थे। तो सभी लोग, एक मछली था, उस मछली के आंख में सबको तीर मारना था, यानी जो मछली के आंख में तीर मार लेगा वही विजेता होगा। ठीक है, तो सारे लोग गए और सारे लोगों का क्या था कि उस मछली को निशाना लगाए, उस मछली को निशाना लगाए, मगर किसी का भी मछली के आंख में निशाना नहीं लगा था। सारा का सारा कोई साइड में तो कोई इधर, कोई उधर, तो कोई मछली के पूंछ पर, तो कोई मछली के सिर पर, कोई मछली के पेट पर, यानी किसी का सटीक निशाना नहीं लगा। उसके बाद आता है नंबर अर्जुन जी का। ठीक है, भगवान अर्जुन का नंबर आता है और भगवान अर्जुन एक ही बाण में मछली की सीधे आंख में तीर मार देते हैं। तो उनसे पूछा गया कि आप कैसे, मतलब ये काम कर लिए, आप कैसे मछली, मतलब आपका तीर सीधा मछली की आंख में ही क्यों लगा? उसके शरीर में भी तो लग सकता था। तो उन्होंने कहा कि मैं मछली नहीं देखा, मेरा लक्ष्य मछली नहीं था, मेरा लक्ष्य उस मछली की आंख थी, इसलिए मेरा निशाना सीधा उसके आंख में लगा था। यानी कि जो लक्ष्य आप बनाएंगे उस लक्ष्य को ही आप वेध सकते हैं, उसी लक्ष्य को आप पा सकते हैं। अगर आप पढ़ाई करते जा, बहुत टैलेंटेड है, बहुत, मतलब कि पढ़ने में क्लास में कहा जाए कि मॉनिटर थे, 100 में 100 ला दिए, तो आप ये मत समझिएगा कि आप जो है कंपटीशन में भी सबसे आगे होंगे या सबसे पहले आपको जॉब मिल जाएगा या आप आईएएस अधिकारी बन जाएंगे। हाँ, आप ही की क्लास में फेलियर बच्चा जो फेल हो गया होगा या जो कम नंबर से पाया है ना, तो वो आपसे पहले आईएएस बन सकता है अगर उसका लक्ष्य सटीक है। उसने अपनी लक्ष्य को निर्धारित कर लिया कि मुझे आईएएस बनना है तो बनना है, उसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़ जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा, बिना लक्ष्य का पढ़ाई उसी प्रकार है जिस प्रकार हवा में मारा गया तीर, जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए पढ़ाई करने से पहले आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए। आप अपना लक्ष्य कम से कम नहीं तो 9th क्लास से स्टार्ट ही कर दीजिए, कि मतलब सोच ही लीजिए कि आपको करना क्या है लाइफ में। अगर 9th से अगर आप नहीं सोच पाए हैं तो 11th में जरूर सोच लीजिएगा, क्योंकि 11th में जब जाते हैं ना तो आपका जो सब्जेक्ट है, जो पार्ट है, वो बदल जाता है। ठीक है, हाई स्कूल तक तो कॉमन तौर पे आप कर लेते हैं, मगर जब आप 11th में जाते हैं तो आपका ग्रुप चेंज हो जाता है। आपको आर्ट्स में जाना है, आपको साइंस में जाना है, साइंस में मैथ लेना है, बायो लेना है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर लेना है, कॉमर्स लेना है, तो बहुत सारे फील्ड अलग अलग हो जाते हैं। तो आप डिसाइड नहीं करेंगे तो उल्टा सीधा अपने दोस्तों का संगत देखकर, अपने दोस्तों के हिसाब से कि आपका दोस्त बायो लिया तो आपने बायो ले लिया, कोई दोस्त आपका कॉमर्स लिया था कॉमर्स ले लिए, कोई लड़की आपकी गर्लफ्रेंड ले ली थी जो है एग्रीकल्चर, तो उसके चक्कर में एग्रीकल्चर ले लिए। तो ये मत करिए, लक्ष्य निर्धारित करिए पहले। ठीक है, चलिए आते हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में जो पहला राजवंश है वो कौन सा है? गुलाम। वो कौन सा है? गुलाम वंश। हमने बोला कि गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? दास या मामलुक वंश। ठीक है, दास या मामलुक वंश। अब इसमें जो है एक लेक्चर हमने छोटा सा बना दिया जिसमें पूरी गुलाम वंश की 11 शासकों के बारे में फैक्ट क्वेश्चन के बारे में मैंने बता दिया कि जो उनसे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लगभग 30 मिनट का लेक्चर है। अब इसमें जो है वो थोड़ा सा उन्हीं शासकों के बारे में थोड़ा डिटेल से मतलब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, गुलाम या दास, गुलाम या दास, जिसको हम और क्या मामलुक वंश बोलते हैं।
ठीक है, मामलुक वंश बोलते हैं। इसमें जो है अगर हम देखें, इसमें अगर हम देखें तो तीन तरह के, यानी कि गुलाम में भी तीन कैटेगरी हमको देखने को मिलती है। कितनी कैटेगरी? तीन कैटेगरी। अब वो तीन कैटेगरी कौन कौन सी है, थोड़ा सा इस पे भी नजर देख लेते हैं। पहला है कुतबी, कुतबी वंश। दूसरा है शमसी, शमसी वंश, या इलवरी, इलवरी वंश भी इसको बोलते हैं। और उसके बाद जो है बलवनी वंश, बलवनी वंश। इसको द्वितीय इलवरी वंश, इसको द्वितीय इलवरी वंश भी बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब उसी गुलाम में, उसी मामलुक में तीन तरह के हमको कैटेगरी देखने को मिलती है। एक कुतबी वंश, दूसरा शमसी या इलवरी वंश, और तीसरा बलवनी वंश, जिसको हम द्वितीय इलवरी वंश के तौर पे जानते हैं। ठीक है, इसका टाइमिंग, इसका डेट पिछले लेक्चर में है, इसलिए मैं ज्यादा इस पे समय इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, अच्छा, इसी पर, इसी गुलाम वंश में शासन करने वाला जो पहला शासक था, इसमें जो पहला शासक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अंतिम जो शासक था वो कौन था? क्यूमर्स। कौन था वो? क्यूमर्स। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करेंगे किसका? हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, इसको मैं हटाऊंगा, सीधा कुतुबुद्दीन ऐबक पे आऊंगा। हो गया? चलिए, समय का बहुत कम है। क्या करना है? नेक्स्ट कर देते हैं, क्या इरेज करें। हाँ, अब आते हैं किस पे? कुतुबुद्दीन ऐबक पे आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब थोड़ा सा देखते हैं भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है, इसमें ऐबक का अर्थ क्या होता है। तो ऐबक का जो अर्थ है, ऐबक का अर्थ है वो चंद्रमा का स्वामी, चंद्रमा का स्वामी। कुतुब ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का स्वामी। ठीक है, ऐबक का क्या अर्थ होता है? चंद्रमा का स्वामी। आते हैं, ये क्या है? दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक। ध्यान दीजिए, मैं इसको सुल्तान नहीं कह सकता क्योंकि इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक। इसको हम और क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं गुलाम वंश का, गुलाम वंश का प्रथम शासक। और इसको हम क्या कह सकते हैं? भारत में इस्लाम धर्म का संस्थापक। इसको भारत में इस्लाम धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। आइए, ठीक है, तो एक बेसिकली नॉर्मली जो है हम जान लें कि ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। हाँ, इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर पहला राजवंश की स्थापना किया था जिसका नाम था क्या? गुलाम वंश।
ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारत में इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीजें हैं। थोड़ा सा अब आते हैं इनके बारे में, एक और चर्चा कर लेते हैं कि इन्होंने राजधानी, ठीक है, राजधानी किसको बनाया था? इन्होंने राजधानी लाहौर को बनाया। इन्होंने दिल्ली की, अपने साम्राज्य की राजधानी किसको बनाया? लाहौर को बनाया था। अच्छा, इनको अगर हम बात करें तो इन्हें गोरी ने खरीदा था। इन्हें किसने खरीदा था? गोरी ने। इन्हें गोरी ने खरीदा था। कहां से? नीसापुर, जो कि कहां पड़ता है? ईरान में पड़ता है। और यहां पे जो व्यक्ति इनको बेचे थे वो कौन थे? फखरुद्दीन, काजी फखरुद्दीन, फखरुद्दीन से किसने खरीदा था? खरीदा था गोरी ने। ठीक है, ये एक गुलाम के तौर पे निसापुर के बाजार में बिक रहे थे, क्योंकि उस समय ईरान के निसापुर जो है वो गुलामों का बाजार लगता था, दासों का बाजार लगता था, बहुत बड़ा बाजार था। वहां पे लोग दासों का आयात और निर्यात करते थे, लोगों को मतलब मेले में जाकर उसको खरीदते थे। ठीक है, तो वहीं से गोरी ने इनको किससे खरीदा था? काजी फखरुद्दीन से खरीदा था। ठीक है, उसके बाद गोरी इनको अपनी सेना में भर्ती करता है। सेना में भर्ती के साथ साथ अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर देता है। ठीक है, इनको अपना दामाद बना लेता है। उसके बाद जब गोरी भारत से वापस जाता है तो इनको दिल्ली सल्तनत सौंप कर चला जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले, अच्छा नोट करिए फटाफट। हो गया? ठीक है, कहाँ भाग रहे हो भाई? आ जाओ। ठीक है, तो गोरी का एक भतीजा था जिसका नाम था ग्यासुद्दीन महमूद। ग्यासुद्दीन महमूद ने इन्हें 1208 में गुलामी की दास्ता से मुक्त कर दिया था, यानी कि अब ये गुलाम नहीं रहे। इनका शासनकाल भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, 1206 से लेके 1210 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, 1206 से लेके 1210। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर हम बात करें कि ये जो है गोरी के गुलाम के रूप में, गोरी के गुलाम के रूप में इनका क्या नाम योगदान रहा? गुलाम के रूप में इनका क्या योगदान रहा, थोड़ा सा इस पे भी नजर डाल लेते हैं। आजा भाई। हाँ, देखिए, गोरी के गुलाम के रूप में गोरी ने इनको एक पद दिया था। क्या दिया था? पद। उस पद का नाम था अमीर ए आखूर का पद दिया था। किसने? गोरी ने। इसका मतलब होता है क्या? अश्वशाला का प्रधान। अश्वशाला का प्रधान, यानी कि जो अस्तबल होते थे जहां पे घोड़े वगैरह को रखे जाते हैं, उनको चारा वगैरह खिलाया जाता है। ठीक है, तो उसका प्रधान बनाया गया था। किसको?
कुतुबुद्दीन ऐबक को, किसके द्वारा? गोरी के द्वारा। और इन्होंने गोरी की सेना में रहकर, इन्होंने गोरी की सेना में रहकर क्या किया? इन्होंने तराइन का जो दूसरा युद्ध है उसमें भाग लिया था। और क्या था? और था चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध। इस युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया था। जैसे कि आपको पता होगा कि तराइन का 3 युद्ध होता है। तराइन का कितना युद्ध होता है? 3 युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान, जिसको इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जब पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड हम क्वेश्चन दिमाग में रखते हैं, उसको हम रटे रहते हैं या उसको हम पढ़े रहते हैं, और एग्जाम में जब आता है हमको मालूम हो गया कि तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में हुआ था। अब एग्जाम में बैठ गए, आ गया एग्जाम में कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आप खुश हो गए, अरे यार जो पढ़े थे वही तो आ गया। मगर यहां पे क्या कर दिया एग्जामिनर? यहां पे पासा ही पलट दिया एग्जामिनर ने। अब यहां पर ऑप्शन आपको क्या दे दिया? ऑप्शन दे दिया कि तराइन का पहला युद्ध होता है ऑप्शन ए, गोरी वर्सेज पृथ्वीराज प्रथम। अरे ये क्या हो गया? ये प्रथम गोरी वर्सेज पृथ्वीराज द्वितीय। अरे गोरी वर्सेज पृथ्वीराज तृतीय, हे भगवान। फिर गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चतुर्थ। अरे यार पृथ्वीराज चौहान तो इसमें है ही नहीं, साला गलत क्वेश्चन दे दिया है। मतलब इस तरह का फिर फीलिंग आने लगता है। मुझे लगता है कि फिर क्या करते हैं हम तुरंत, अरे यार एक क्वेश्चन आया था वो एकदम गलत पूछ दिया था, उसमें पृथ्वीराज चौहान तो कहीं दिया ही नहीं था। प्रथम द्वितीय तृतीय पता नहीं कहां से आ गया, मैं तो कभी सुना ही नहीं हूं। ठीक है, तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जिसको हम पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, उनको इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है। उन्हें पृथ्वीराज तृतीय, यानी पृथ्वीराज तृतीय ही पृथ्वीराज चौहान थे। इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, अच्छा, तो तराइन का प्रथम युद्ध में गोरी की हार होती है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, गोरी भाग जाता है। फिर जयचंद्र के मदद से वापस फिर भारत पर अटैक करता है, यानी कि दिल्ली पर अटैक करता है कौन? गोरी। ठीक है, इस बार तराइन का दूसरा युद्ध होता है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, ठीक है, पहला 91 में, दूसरा उसी दूसरे साल 92 में होता है। ठीक है, इस बार जो है गोरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है। ठीक है, पराजित करने के बाद फिर अगला जो युद्ध होता है वो होता है चंदावर का 1194 में। 1194 के चंदावर के युद्ध में गोरी ने कन्नौज के राजा, जो कि गढ़वाल वंश के राजा थे, कन्नौज के राजा जयचंद्र को पराजित करने के बाद दिल्ली और कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, तो चंदावर का युद्ध देखो, 6 से चंदावर, 6 से 94, तो डेट ऐसी में तुम्हें याद हो जाएगा, 6 से चंदावर और 6 से 94। और तराइन पहला 91 मतलब 1191 और दूसरा 1192, और ये चंदावर 1194 में। अच्छा, हमने जिक्र किया कि तराइन का तीसरा युद्ध, तो तराइन का तीसरा युद्ध में इन दोनों का कोई रोल नहीं है। तराइन के तीसरे युद्ध में जो होता है वो इल्तुतमिश और इसी गोरी का एक गुलाम था नसरुद्दीन, वो कुवाचा। ठीक है, किसके बीच में होता है? इल्तुतमिश और कुवाचा के बीच में होता है, और उसमें विजय किसकी होती है? इल्तुतमिश की होती है, और कुवाचा जो है हारता है, और हारने के बाद वो क्या करता है? सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, तो ये रहा, यानी कि अमीर आखुर के पद पर रहकर गोरी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो तराइन के दूसरे युद्ध में भी था और चंदावर के भी युद्ध में भी था। यानी कि दोनों युद्धों में क्या मिली थी? गोरी को सफलता मिली थी, मतलब कि एक योग्य सेनापति का इन्होंने प्रदर्शन किया। ठीक है, तो इसको ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुम्हें याद करेंगे। हो गया? चलिए अब आते हैं इनके उपाधियों के से रिलेटेड बात करते हैं। किसके? ऐबक के। ऐबक का उपाधि शॉर्टकट लिखते हैं।
अब ऐबक ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, आइए। देखिए, पहला सिपह सालार, ये उपाधि नहीं था, ये एक पदवी था जो है, ठीक है। तो हम इसी पे लिख दे रहे हैं क्योंकि उपाधियों में सुल्तान की जगह पे इन्होंने ये, ठीक है, या मलिक, मलिक। ध्यान दीजिएगा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो दिल्ली सल्तनत का पहला राजा तो जरूर था मगर पहला सुल्तान नहीं था। पहला शासक जरूर था मगर पहला सुल्तान नहीं था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो वो था इसका एक गुलाम जिसका नाम था इल्तुतमिश, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान। तो थोड़ा सा सुल्तानों के बारे में आपको मैं बता दूं, उसके बाद मैं उधर की बात करूं। किसके बारे में? सुल्तान। आ जाओ, थोड़ा सा सुल्तान का 2 मिनट के लेक्चर में सुल्तान की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब सुल्तानों की बात आता है तो विश्व में, किसमें? विश्व में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो पहला शासक होता है, विश्व में जो पहला शासक होता है वो कौन होता है? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, पहला सुल्तान महमूद गजनवी। अच्छा, उसके बाद भारत में, भारत में या दिल्ली में, भारत में पहला, भारत में पहला कौन होता है? तो वो होता है इल्तुतमिश। वो कौन होता है? इल्तुतमिश। अब भारत की बात करें कि भारत का पहला सुल्तान, 3 तरह से देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश, गुलाम वंश का पहला सुल्तान इल्तुतमिश, ठीक है। हालांकि नहीं, गुलाम वंश का पहला सुल्तान नहीं कह सकते क्योंकि गुलाम वंश का ये भी है कुतुबुद्दीन ऐबक ही, ठीक है। तो भारत का पहला सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश। या दिल्ली का पहला सुल्तान कौन है? वो इल्तुतमिश। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि गुलाम वंश का पहला सुल्तान, क्योंकि ये तो सुल्तान को उपाधि धारण नहीं किया था, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था या गुलाम वंश का वो कौन सा शासक था जिन्होंने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की, तो वो कौन था? इल्तुतमिश, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पूरे दिल्ली सल्तनत में, क्या यार रंग क्या आ जा रहा है, हाँ, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत में वो कौन 2 व्यक्ति थे, वो कौन 2 शासक थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था? तो वो था एक ऐबक प्लस खिज्र खां, सैयद वंश का फाउंडर खिज्र खां। ये 2 मात्र पूरी दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ये 2 मात्र मतलब एक मात्र शासक थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। ये नादिर के पुत्र, नादिर का जो पुत्र होता है उसका मतलब एक तरह से गुलाम बनकर शासन किया था, और ये किसका? ये गोरी का गुलाम बनकर शासन किया था, ठीक है। इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। इनको लगा कि नहीं, मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता हूं, ठीक है, उनकी बराबरी नहीं कर सकता हूं। तो सुल्तान से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बस यही पूछा जाएगा, और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक विश्व में, या केवल ऐसे ही भी पूछ देगा पहला शासक तो महमूद गजनवी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला भारत का पहला शासक या दिल्ली सल्तनत का पहला शासक या गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो वो इल्तुतमिश था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था, जिसको बाबर ने इसकी हत्या करने के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी। हाँ, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में वो कौन से 2 शासक थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक और खिज्र खां, ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब आते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आ जाते हैं आगे। कुरान, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, ठीक है। कुरान खां,
पील बख्श, पील बख्त। और क्या रखते हैं? मोहम्मद गजनवी को हटा दें, रोक रहा है मुझे। हाँ, हातिम तृतीय। ठीक है, तो मुख्य जो उपाधियां थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो मुख्य उपाधियां थी वो क्या थी? वो यही, ये चारों थी। कौन सा? कुरान खां, पील वक्त, लाख वक्त और हातिम तृतीय। आइए इसके माने समझते हैं कि इसके मतलब क्या होता है। ठीक है, कुरान खां यानी कि कुरान की आयतों को सुरीली आवाज में पढ़ना। ठीक है, कुरान की आयतों को या कुरान को सुरीली आवाज में पढ़ना। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ता था। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है आपका पील वक्त। पील वक्त का मतलब होता है हाथियों का दान करने वाला, हाथियों का दान करने वाला। उसके बाद क्या है? उसके बाद है लाख वक्त। लाख वक्त का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। लाख वक्त के बाद आता है आपका द्वितीय हातिम, उदार, उदार प्रवृत्ति और दानशीलता के कारण। ध्यान देना, ये जो द्वितीय हातिम है ये अरब के एक राजा थे, अरब के देश में इनका जिक्र होता है। तो ये बड़ी उदार और दानशील राजा हुआ करते थे, इसीलिए इनका कंपेयर जो है उनके साथ कर दिया गया है। यानी कि द्वितीय हातिम का मतलब है उदार प्रवृत्ति वाला व्यक्ति या दानशील करने वाला व्यक्ति, जो बिना सोचे समझे जो है चीजों को दान कर देता था, उसके मूल्य का कोई भी इसको कोई अफसोस नहीं होता था। ठीक है, वो कुरान की आयतों को बड़ी सुरीली स्वरों में जो है गाता था या बोलता था। ठीक है, इसको पील वक्त से, यानी कि ये हाथियों का दान करने वाला, ये लाखों हाथियों का दान कर देता था, मतलब बहुत सारे हाथियों का दान कर देता था। ठीक है, उसका लाख वक्त, लाखों का दान करने वाला, हाथियों का दान करने वाला और ये लाखों का दान करने वाला। ठीक है, तो ये चारों के मतलब या मायने है, अर्थ है, इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किधर गए भाई? आइए निर्माण कार्य। निर्माण कार्य, इन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया था, थोड़ा सा इस पे भी नजर। भारत में गुंबद एवं
मेहराब कला का जनक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में गुंबद और मेहराब कला का जनक माना जाता है। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही वो पहला शासक था जिन्होंने भारत में गुंबदों का और मेहराबों का प्रयोग किया था, वो यूज किया था। बात समझ में आया कि भारत में गुंबद का सबसे पहले अगर किसी ने यूज किया था तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसके पहले लोग गुंबद का प्रयोग नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि इसके पहले भारत में मंदिर बनाए जाते थे, मंदिर बनते थे, तो मंदिरों में शिखर युक्त होते थे, ठीक है, वो इस तरह से होते थे। और गुंबद जो होता है वो गोल आकार में होता है और ऊपर साइड में थोड़ा सा निकला रहता है, ठीक है। तो गुंबद कला का जनक या मेहराब कला का जनक के तौर पे किसको जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में क्या काम किया था? तो उन्होंने, मतलब इन्होंने, हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में, कहां पे? दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था, ठीक है। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो याद रखिएगा कि उत्तर भारत की पहली मस्जिद, उत्तर भारत की पहली मस्जिद की बात आए तो वो मस्जिद कौन सा है? तो वो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। किसके द्वारा बनाया गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है। अब जब पहली मस्जिद उत्तर भारत हमने लिख ही दिया, हमने भारत न लिख के उत्तर भारत लिख दिया, उसके पीछे कारण क्या है? तो उसके पीछे कारण यह है कि कुछ और बात है। क्या? यानी कि भारत की या यह भी कह सकते हैं दक्षिण भारत की, ठीक है, भारत की या दक्षिण भारत की पहली जो मस्जिद है वो कौन है? वो चेरामन जुमा मस्जिद है। वो कौन सी मस्जिद है? तो वो है चेरामन जुमा मस्जिद। चेरामन जुमा मस्जिद ये कहां पे है? केरल में। ये कहां पे है? केरल में। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में बनाई गई पहली मस्जिद कौन सी थी? तो वो थी चेरामन जुमा मस्जिद, ठीक है, चेरामन जुमा मस्जिद। उत्तर भारत में बनाई गई पहली मस्जिद कौन थी? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। दक्षिण भारत में बनाई गई पहली मस्जिद कौन सी? चेरामन जुमा मस्जिद। पूरे भारत में बनाई गई पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद। दक्षिण भारत में बनाई गई पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद। आपको जानकर यह हैरानी होगा कि चेरामन नाम के राजा जो वहां पे राज करते थे, उन्हीं के नाम पर इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। और कहा गया है कि चेरामन जुमा ने खुद इस मस्जिद का निर्माण करवाया था, क्योंकि उस समय मतलब किस समय? इस्लाम का जो इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर होते हैं मोहम्मद साहब, उनकी डेथ हो जाती है कब? 632 में। 632 के बाद 636 में हमको भारत के अंदर इस्लाम को व्यापारिक रूप में देखने को मिलते हैं। वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए आते थे और उन व्यापारियों को नमाज रोजा करने के लिए, पढ़ने के लिए वहां पर केरल के राजा ने वहां पर जिस मस्जिद का निर्माण करवाया था, उस मस्जिद का नाम था चेरामन जुमा मस्जिद। क्लियर? चलिए अब आते हैं, ठीक है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने और क्या काम किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था ढाई दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। ये भी कहां पे है? ये भी दिल्ली में है। ये भी कहां पे है? दिल्ली में है। यानी कि जिस इमारत का कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था, वो इमारत मात्र 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गया था। कहने को एक झोपड़ा है, मगर ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, ठीक है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने मात्र 2.5 दिन में बनाकर इसको तैयार कर दिया था, ठीक है। इसमें कई हजार मजदूर लगे हुए थे। अच्छा, एक चीज और ये है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये कहां किन के अवशेषों पर बनाया गया है, ठीक है, ये किन के अवशेषों पर बनाया गया है? तो उस समय दिल्ली के राजा थे विग्रह राज चतुर्थ। कौन थे?
विग्रहराज चतुर्थ, आजा भैया, चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा एक संस्कृत विद्यालय या संस्कृत मठ का निर्माण किया गया था। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा जो है एक संस्कृत मठ का निर्माण किया गया था। इन्हीं संस्कृत मठ को तोड़कर बनाया गया क्या, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कहां पर है, दिल्ली में है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है, तो दिल्ली में है। किसके द्वारा बनाया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है। किन के अवशेषों पर बनवाया गया है, तो वो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा जो संस्कृत मठ बनवाया गया था उसके अवशेषों पर जो है इनको बनाया गया है। ठीक है, अच्छा, और इन्होंने काम क्या किया था, इन्होंने कुतुब मीनार की, इन्होंने कुतुब मीनार की, कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक है, नींव रखी। अब याद रखना कि जो कुतुब मीनार का नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो वो किसकी याद में, जैसे नॉर्मली लोगों को ये पता है कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था और किसकी याद में किया था। तो ताजमहल का निर्माण मुझे लगता है कि बच्चा को भी पता है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किया था। किसकी याद में किया था, तो अपनी बेगम मुमताज महल के याद में किया था। ठीक है, मुमताज महल की याद में किया था। ठीक है, तो यहां पर जो कुतुब मीनार बनाया गया है ये भी किसी की याद में बनाया गया है। तो ये किसकी याद में बनाया गया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसके गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु का जो नाम था वो था, तनी से ऊपर आ जाओ भाई, हाँ, इनके गुरु का नाम था बख्तियार काकी। अच्छा नीचे, ठीक है, दिख रहा है, हाँ, बख्तियार काकी। तो बख्तियार काकी के याद में ही निर्माण किया गया किसका, कुतुब मीनार का। ठीक है, यह भी कहां पर है, दिल्ली में है। यह भी कहां पे है, दिल्ली में है। क्लियर। तो कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको पूरा किसने करवाया था, कंप्लीट किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको 4 मंजिला निर्माण, कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल इसका नींव रखा था, इल्तुतमिश ने इसको 4 मंजिला बनवाया था। फिर इल्तुतमिश के बाद शासन आता है फिरोज शाह तुगलक का। तो फिरोज शाह तुगलक के समय में उसकी जो 4थी मंजिला थी वो बिजली की कड़कने की वजह से टूट जाती है, बिखर जाती है। तो फिरोज शाह तुगलक ने उन 4थे मंजिले का निर्माण करने के साथ साथ 5वां मंजिला अपनी तरफ से ऐड कर दिया। तो वर्तमान समय में जो कुतुब मीनार है उसकी वो कितने मंजिला का है, 5। इल्तुतमिश के समय में 4, ऐबक के समय में केवल ठेंगा मतलब पिलर केवल लगा हुआ था। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता है, एसएससी वगैरह के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जा सकते हैं कि कुतुब मीनार के ऊपर कितने लोगों के नाम उत्कीर्ण है, यानी कितने लोगों का नाम लिखा हुआ है। तो मैंने अभी जो 4 लोगों का नाम बोला उन्हीं 4 लोगों का नाम हमको देखने को मिलता है कुतुब मीनार के ऊपर। कुतुब मीनार के ऊपर वो कौन कौन व्यक्ति हैं, तो पहला कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने नींव रखा था, दूसरा जिनकी याद में रखा था, किसकी याद में बनाया गया था कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक के याद में बनाया गया था। 2 व्यक्ति हो गए। तीसरा व्यक्ति जिसने उसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश, और चौथा व्यक्ति जिन्होंने उसका पुनर्निर्माण करवाया था, उसको में 5वां मंजिला जोड़ा था फिरोज शाह तुगलक। ये 4 लोगों का नाम हमको कुतुब मीनार में देखने को मिलता है। क्लियर, स्क्रीनशॉट या नोट जो भी करना है कर लो, मेरे तरफ से फ्री हो। बोरियस होने लगा तो एक शेर सुन लो, सुनाई देते हैं। तेरी जमी की खाक में मिलकर चले गए, तेरी जमी की खाक में मिलकर चले गए, जाने यहाँ से कितने सिकंदर चले गए। तेरी जमी की खाक में मिलकर चले गए, जाने यहाँ से कितने सिकंदर चले गए। खंजर का घाव जिस्म के बाहर बना रहा था,
खंजर का घाव जिस्म के बाहर बना रहा था, अल्फाज तेरे दिल के भी अंदर चले गए। कौन है यार, दिमाग खराब कर देते हैं बे टाइम का। सब साइलेंट करने के बाद भी बज रहा है, गधा। कहाँ से साइलेंट करें इसको। फ्लाइट मोड में डाल दें बस। एक बार फ़ोन करने के बाद शांत नहीं हो जाते हैं, फ़ोन पे फ़ोन करने लगते हैं गधे लोग। हाँ जी, आगे बढ़े, फिर हो गया। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इनकी मृत्यु कैसे होती है तो इसके बारे में आप जान लीजिए। इनकी मृत्यु 1206 में पोलो जिसको हम चौगान बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, चौगान, खेलते समय, ठीक है, खेलने से हुआ। कैसे हुआ, चौगान खेलने से हुआ था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु घोड़े से गिरकर, यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो ये दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड चीजें था। जो जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे चीजें हमने आपको बता दिया। ठीक है, इससे ज्यादा कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो इसको आप अच्छे से रटने की जरूरत नहीं है, बस एक नजर ऐसे ही देख लेना, जैसे चलते फिरते रोड पे लोगों को देखते हो, आराम से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलो आज का क्लास इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।